वेव फंक्शन क्या है, इसे संक्षेप में बताने के लिए, जिसे आप पहले ही देख चुके हैं, मैंने इसे यहाँ एक प्लॉट के रूप में दिखाया है। कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन मोड स्क्वायर का मॉड इसका आधुनिक पॉजिटिव निश्चित होगा और यहाँ x का फंक्शन एक प्लॉट के रूप में है और प्लॉट को देख आप x और x प्लस dx के बीच एक निश्चित टाइम पर पार्टिकल ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी को परिभाषित कर सकते हैं। txt मोड स्क्वायर dx के साई का मॉड होगा। यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह वह क्षेत्र है जो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक छायांकित क्षेत्र रखें और यह आपको x और x प्लस dx के बीच के पार्टिकल को खोजने की प्रोबेबिलिटी देता है। यदि आप x1 और x2 के बीच पार्टिकल ज्ञात की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको x1 और x2 के बीच इंटीग्रेट करना होगा और यह आपको इस कर्व के नीचे छायांकित क्षेत्र प्राप्त होगा। क्षेत्र x1 और x2 में खोजने की प्रोबेबिलिटी x1 और x2 के बीच इंटीग्रेटेड मोड साई स्क्वायर होगा, जो कि इस कर्व के नीचे छायांकित कुल क्षेत्रफल होगा। तो किसी एक का कैसे भी चित्र में दृश्य होना चाहिए ताकि मैकेनिकली इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशन न हो, लेकिन आपको गणित भाग के साथ साथ ग्राफिकल भाग और प्रयोगात्मक डेटा दोनों पता होने चाहिए। ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए तो आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। जब आप सभी पोटेंशियल स्टेप फंक्शन अच्छी तरह से बैरियर करते हैं तो यह भी आपके पास लगाया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में नहीं आप चाहते हैं कि आपका वेव फंक्शन ऊपर की ओर जाए। क्या आपने वेव फंक्शन को कहीं भी ऊपर जाने दिया? यदि आपके पास एक घातीय रूप से बढ़ता हुआ फंक्शन था, यदि क्षेत्र इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक जाता है तो उस कोएफिशिएंट को शून्य के बराबर मानते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक फाइनाइट परिमाण में होती है, यह इनफाइनाइट नहीं है। इसलिए p जिसे हम x1 और x2 के बीच स्थित x के लिए पाते हैं, यह इंटीग्रल x1 से x2 मोड साई स्क्वायर dx होना चाहिए और इसे मॉड स्क्वायर को फाइनाइट करना होगा। हम एक बॉक्स को मानकीकरण करेंगे। तो प्रश्न यह है कि अगर मान लें कि आपके पास एक वेव फंक्शन है जो e का i के x है, उपयुक्त यह है कि जब मैं प्रोबेबिलिटी मॉड साई स्क्वायर करता हूँ तो वह एक है और मॉड साई स्क्वायर dx का इंटीग्रल है। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जाते हैं तो यह इन्फिनिटी होगा क्योंकि यह एक मोड साई स्क्वायर एक है। लेकिन आप क्या करेंगे कि जब आप इसे माइनस l से प्लस l तक लेकर जाएंगे या कुछ और होगा, यह 2l होगा। हम इसे 2l के रूप में रखेंगे और अपनी अवलोकन गणना पर काम करें जो औसत है और फिर यह l निरस्त हो जाएगा। भले ही ऐसा नहीं है, इस प्रकटीकरण से ऐसा लगता है कि यह इन्फिनिटी है। आप इसे इस तरह से ऑसिलेटरी फंक्शन के लिए यथाक्रम कर सकते हैं। इन्हें ऑसिलेटरी फंक्शन कहा जाता है और आप इसे l रखते हैं और बाद में आप l को इन्फिनिटी की ओर रखते हैं। आपकी सभी गणनाएं
फाइनाइट होंगी। यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन कहा जाता है। और स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस रूपात्मक परिभाषा के लिए है। यदि आपके पास xt का साई है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रूट x पर 1 से अधिक तेजी से शून्य हो जाता है, क्योंकि x प्लस या माइनस प्लस इन्फिनिटी x पर जाता है। मुझे मालूम है पॉजिटिव x एक्सिस मोड x प्लस इन्फिनिटी के समान है और ऐसे फंक्शंस के लिए आप उन्हें सरल कर सकते हैं। सरल करने की कंडीशन में है कि मोड साई स्क्वायर dx पूरे रेंज में सीमा स्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन यदि आप उस क्षेत्र को देख रहे हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है तो यह इंटीग्रल +1 के बराबर होना चाहिए। अधिकांश टाइम वेव फंक्शन सरल नहीं हो सकती है, लेकिन आप इसे सरल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि साई xt एक अन्य वेव फंक्शन है जिसका पूरे क्षेत्र पर इंटीग्रल कैपिटल N है, N को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है और इसे फाइनाइट होना चाहिए। और आप सरल वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं जिसे आप असामान्यीकृत वेव फंक्शन पर एक ओवर स्क्वायर रूट n लिखने का प्रयास करते हैं। और यदि आप मोड साई स्क्वायर इंटीग्रल करने की कोशिश करते हैं तो यह सरल हो जाएगी। और आप यह भी पता करना चाहते हैं कि सरल वेव फंक्शन शून्य हो जाती क्योंकि x का मान प्लस या माइनस इन्फिनिटी है। ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन की सामान्य परिभाषाएं हैं और आप इसे सामान्यीकरण वेव फंक्शन कह सकते हैं। यह एक अभ्यास है। मैं चाहता हूं कि आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करें जो मैंने दिखाया है। आपको स्लाइड्स भी प्राप्त होगी, उसे आपके लिए मूडल पर दिखाया जाएगा। दिखाएं कि प्रोबेबिलिटी के परिवर्तन की दर कुल प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा है कि प्रोबेबिलिटी सरल की जा चुकी है। यह एक कांस्टेंट है। श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करें और प्रश्न है कि आप दिखाएं कि यह शून्य है। अधिक अभ्यास x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से प्रारंभ करते हुए आप x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं? हम x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखें? अगर मैं साई को एक सरल वेव फंक्शन मान लूं, तो इस प्रकार हम x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे। अपने पहले वर्ष के पाठ्यक्रम में आपने जो सीखा है उसे याद करें। आप x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से शुरू करते हैं कि जहां एक्सपेक्टेशन वैल्यू d/dt के रूप में दिखाते हैं, हम बीजगणित करते हैं और दिखाते हैं कि यह मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मोमेंटम आप सभी जानते हैं। मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है -i(h क्रॉस d/dx। यह मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। यह इक्वेशन आपको क्या बताती है? क्लासिकल मैकेनिक्स जब आप अत्यधिक राइट हैंड साइड वास्तव में वेलोसिटी करते हैं, आप इसे mv के रूप में लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वेलोसिटी की अपेक्षा। कृपया इसे प्राप्त करें।
यह वेलोसिटी का एक प्रयोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के परिवर्तन की दर है। क्लासिकल मैकेनिक्स आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं मालूम थी, लेकिन v प्राप्त करने के लिए आपने x का d/dt किया होगा। यदि आप क्लासिकल नियमों के साथ मेल खाना चाहते हैं तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो क्लासिकल नियमों को संतुष्ट करती है। क्वांटम आइडियाज मोमेंटम माइनस आई एच ए क्रॉस डेल बटा डेल एक्स आपको क्लासिकल नियमों के साथ कोई मिलान नहीं देता है, लेकिन यदि आप क्लासिकल नियमों को समझना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करें और देखें कि कौन सी इक्वेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू को संतुष्ट करती है। मैं इसे स्पष्ट करती हूँ तो आप देखते हैं कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का d/dt के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के 1 के अपेक्षा m गुना अधिक है, जो कि हम एक क्लासिकल नियम के लिए अपेक्षा करते हैं जहां हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं करते हैं। अभ्यास 3 से आप भी परिचित हैं। यदि आप एक पोटेंशियल एनर्जी की उपस्थिति में हैं, तो बल का नियम माइनस ग्रेडियंट होगा कंजर्वेटिव पोटेंशियल यदि आपके पास है तो बल माइनस ग्रेडियंट v के समानुपाती होगा। हर कोई उस क्लासिकल को जानता है, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स में आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को इक्वेशन को पूरा करना होगा। कृपया सामान्य परिभाषा का उपयोग करते हुए इन बातों की सत्यापित करें कि कोई व्यक्ति एक संकेत दिए जाने पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखता है। कृपया इसे सत्यापित करें और हम सोमवार को ट्यूटोरियल सत्र पर एक चर्चा कर सकते हैं यदि आप इसे साबित करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन कृपया इसे करने की कोशिश करें। क्वांटम फिजिक्स में ये क्लासिकल नियम एक्सपेक्टेशन वैल्यू से संतुष्ट हैं। यह एहरनफेस्ट थ्योरम के शीर्षक के अंतर्गत आता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्लासिकल नियमों का पालन करते हैं। कुछ बातें जो आपने पिछले पाठ्यक्रम में की हैं। एक यह है कि जब हमारे पास एक बॉक्स में एक पार्टिकल होता है, v बराबर है यह कुछ ऐसा है जिसका आपने उपयोग किया है और आपके पास पोटेंशियल्स भी है। जो v माइनस v प्लस एक्स बराबर 0 है। इसलिए ये फाइनाइट v माइनस और v प्लस फाइनाइट हैं। जब आपने फाइनाइट पोटेंशियल ज्ञात किया तो आप सुनिश्चित करते हैं कि साई माइनस एक्स बराबर 0 क्षेत्र पर साई प्लस और 0 के बराबर होना चाहिए। साई का d/dx यह साई माइनस एक्स बराबर 0 पर मूल्यांकन किया गया है, जो x बराबर 0 पर साई प्लस पर के समान होना चाहिए। यह वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी है। यह फाइनाइट पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन के डेरिवेटिव की निरंतरता थी। लेकिन एक बार में एक बॉक्स में एक पार्टिकल जिसे निकाल दिया जाता है, दूसरा निकाल दिया गया है। क्यों? इसका कारण आप जानते हैं, यह एक फाइनाइट टर्म होगा। मान लीजिए आप इसे इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि यह इसे
देखने का एक तरीका है और हम अन्य प्रकार की पोटेंशियल्स को देखना चाहेंगे। आप सभी ने अपने गणित पाठ्यक्रम में डायराक डेल्टा फंक्शन के पोटेंशियल्स बारे में नया क्या सीखा है? वह गुण क्या है? माना कि मेरे पास v के समान है जो x का डेल्टा नहीं है, यह डेल्टा डायराक डेल्टा फंक्शन है। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? हम मानते हैं कि साई माइनस एक्स साई प्लस एक्स के समान होने के लिए कंटिन्यूटी की वेव फंक्शन ये कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि एक बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए भी आपका वेव फंक्शन x बराबर 0 और x बराबर l पर गायब हो जाना चाहिए और एक कंटिन्यूटी है। एक बार इनफाइनाइट पोटेंशियल होने पर बॉक्स के बाहरी क्षेत्र में वेव फंक्शन 0 होता है। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को इनफाइनाइट पोटेंशियल्स के लिए जांचा नहीं जा सकता है। जब आप क्षेत्र 1 से क्षेत्र 2 में जाते हैं तो जनरली केवल फाइनाइट पोटेंशियल्स के लिए एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस रहेगा। इस कथन में मैंने पहले बता दिया है कि यदि आप श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप वास्तव में इन चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। हम आपको यही दिखाने जा रही हूँ, बस आपको इसे ध्यान से देखें। इसलिए x का v नीचे x 0 के बराबर v माइनस और x का v प्लस के बराबर है ऊपर x 0 के बराबर है। x को 0 से बड़ा मान लीजिए। यदि आप श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं और डबल डेरिवेटिव को एप्सिलॉन द्वारा विभाजित सिंगल डेरिवेटिव के बीच अंतर के रूप में लिखते हैं और यदि आप लिखना चाहते हैं तो dx d स्क्वायर f बाय dx स्क्वायर पर इंटीग्रेट करें। आप इसे कैसे लिखेंगे? df बटा dx का मूल्यांकन x प्लस एप्सिलॉन माइनस df बाय dx x माइनस एप्सिलॉन फिर 2 एप्सिलॉन से डिवाइड आप इसे dx से अधिक इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आप इसे dx के सापेक्ष इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसे हटा सकते हैं। यह आपको देगा चलिए ये करते हैं। वेव फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करें और इसे dx के सापेक्ष इंटीग्रेटेड 2 सिंगल डेरिवेटिव के बीच अंतर के रूप में फिर से लिखें ताकि 1 के सापेक्ष 2 एप्सिलॉन रद्द हो जाए और आपको x का v माइनस e टर्म मिलेगा। यह सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसे यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर के रूप में फिर से लिखा गया है। अब आप x का v में माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस तक रख सकते हैं और 0 से एप्सिलॉन के बीच अन्य x का v रख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट v माइनस और v प्लस और लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग से 0 लिमिट तक ले सकते हैं। आप दोनों क्षेत्रों के बीच की बाउंड्री को करीब से देख रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक एप्सिलॉन फैक्टर शामिल होगा। आप इस तथ्य का भी जानते हैं कि x का साई कंटिन्यूअस है। आप इंटीग्रल से x का साई 0 के साई रूप में ज्ञात कर सकते हैं। x का साई कंटिन्यूअस है। आप x के साई को इंटीग्रल के बाहर 0 के साई के रूप में बाहर निकाल सकते हैं और यह x का v प्लस प्लस v माइनस हो जाएगा और आपके पास एक एप्सिलॉन होगा क्योंकि यह इंटीग्रल dx पर है। इसी तरह 0 का साई का d गुना 1 और एप्सिलॉन आता है 2 एप्सिलॉन। जब आप एप्सिलॉन की लिमिट को 0 तक ले जाते हैं तो दूसरा टर्म का क्या होता है?
जब तक v प्लस और v माइनस एक फाइनाइट मात्रा में फाइनाइट एप्सिलॉन है, जहां एप्सिलॉन शून्य हो जाता है, तब तक दूसरा पद शून्य हो जाता है, इसलिए दूसरा पद शून्य हो जाएगा। दूसरा टर्म शून्य हो जाता है, यही वे पहले ही बता चुका है। आपके वेव फंक्शन का पहला डेरिवेटिव प्लस एप्सिलॉन पर होगा और पहला डेरिवेटिव वेव फंक्शन और माइनस एप्सिलॉन। श्रोडिंगर इक्वेशन से बहुत स्पष्ट बाउंड्री के पार कंटिन्यूअस रहेगा। क्या आप इस मध्यवर्ती चरण को करेंगे? कृपया इस मध्यवर्ती चरण को स्पष्ट रूप से इन उपयुक्त क्षेत्र में x का v में रखे x का साई शून्य का साई के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि साई कंटिन्यूअस है, और पता करें कि आपको पहला डेरिवेटिव की निरंतरता मिलती है। कृपया यह पता करें। इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए मान लीजिए कि आपने कुछ क्षेत्र को इनफाइनाइट मान लिया है, भले ही v माइनस शून्य हो, आप v प्लस शून्य ही मानेंगे और आप v माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, फिर भी एक समस्या है, क्योंकि शून्य से गुणा करने वाला एक इन्फिनिटी होगा। आपको ध्यान रखना होगा जब आपके पास शून्य गुणा करने वाले इन्फिनिटी होंगे। जब आपको कुछ क्षेत्रों में कुछ पोटेंशियल के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पोटेंशियल इनफाइनाइट हो, तो आप वेव फंक्शन का पहला डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस नहीं मान सकते हैं। यही कारण है कि इस तरह की पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है। क्या यह सही है? जैसा कि हमने क्या कहा है, हम जानते हैं कि डी साई बाय डी एक्स क्षेत्र में एक x बराबर शून्य डी साई क्षेत्र 2 में x बराबर शून्य होना चाहिए यदि x बराबर शून्य इंटरफेस है, यदि v प्लस या v1 v1 और v2 फाइनाइट है। अगर v1 इन्फिनिटी है, v2 फाइनाइट है, तो हमारे पास यह नहीं है। इसलिए ये प्रश्न जिसे हम हल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि v बराबर v है न कि x का डेल्टा। हम इसे कैसे हल करते हैं? हमारे पास 2m डी साई बटा डी एक्स पर माइनस एप्सिलोन पर एक h क्रॉस स्क्वायर होगा। आइए हम इसे x बराबर शून्य माइनस डी साई बटा डी एक्स प्लस एप्सिलॉन पर केंद्रित करें, और दूसरा तरीका है प्लस एप्सिलॉन, और यह एक होगा माइनस एप्सिलॉन प्लस इंटीग्रल x का v माइनस डी एक्स डी एक्स का साई माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। हम v को v नॉट के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। v नॉट एक कांस्टेंट है और x का डेल्टा। इसे सब्स्टिट्यूट करें। x का v x डी एक्स का साई यह होगा यह क्या है? v नॉट साई शून्य माइनस एप्सिलोन से प्लस एप्सिलोन तक ई एक्स डी एक्स का साई ई शून्य डी एक्स का साई, और लिमिट में
आपको लिमिट एप्सिलॉन 0 लेनी होगी। यह टर्म 0 है। x का v, x का साई v नॉट टाइम 0 का साई v, जो कि फाइनाइट है। डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल के संदर्भ में हम जानते हैं और बता सकते हैं कि माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m के सापेक्ष x बराबर माइनस एप्सिलॉन पर डी साई बटा डी एक्स बराबर प्लस एप्सिलॉन, या आप माइनस चिन्ह को हटा सकते हैं और इसे यहाँ प्लस साइन करें, प्लस v नॉट साइन नॉट 0 के बराबर होगा। एक बॉक्स में पार्टिकल के संदर्भ में क्या प्राप्त किया है, हम इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में ज्यादा पता नहीं कर सकते, साथ ही आपने इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ भले ही इसकी एक इनफाइनाइट डायराक डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है, मैं अंतर बता सकता हूँ कि इस विशेष द्वारा x माइनस क्षेत्र से x प्लस क्षेत्र में जाने के लिए डिसकंटिन्यूटी एलिमेंट क्या होना चाहिए। यदि आप 0 पर वेव फंक्शन के बारे में जानते हैं और v डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल को गुणा करने वाला फैक्टर नहीं है, तो मुझे अच्छे से पता है कि वेव फंक्शन के डेरिवेटिव में एक डिसकंटिन्यूटी है। मान लीजिए कि मैं v को x का डेल्टा नहीं होने के लिए v देता हूं और x माइनस का प्लस डेल्टा है। ये डबल डेल्टा फंक्शन है। ये विभिन्न संभावनाएं हैं जहां आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि सॉल्यूशन क्या है और आपको बाउंस स्थिति कब मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि बाउंस स्टेट के लिए क्या कंडीशन है। आप इसे बाउंस स्टेट क्यों कहते हैं? पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाउंस स्टेट के साथ क्या आवश्यकता है? क्या आप जानते हैं प्रकीर्णन की स्थिति कब होती है? आप प्राप्त कर सकते हैं सभी फ्री पार्टिकल प्रकीर्णन रहे हैं। दो तरीके हैं। यदि पार्टिकल की एनर्जी v से अधिक है तो आपके पास यह प्रकीर्णन वाली अवस्थाएं संभव हैं। आपके पास संचरित अवस्थाएं हैं। एक और दूसरा तरीका जहां पार्टिकल की एनर्जी v से कम है। ये दो तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसे आप बाउंस प्राप्त करने की कंडीशन कहेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं औपचारिक रूप से? अगली व्याख्यान में हम औपचारिक रूप से बाउंस स्टेट्स के लिए शर्तों को बताते हैं कि हमें बाउंस स्टेट्स को किस तरह से देखना चाहिए, और फिर हम कोशिश कर सकते हैं और इनमें से कुछ डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल डबल डेल्टा फंक्शन कर सकते हैं। यह बाउंस स्टेट कब होगा? यह एक स्कैटरिंग स्टेट होगी जो v के संकेत पर डिपेंड करेगी। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से वेव फंक्शन औपचारिकता से तलाशना शुरू कर देंगे। यह सिर्फ एक सप्ताह है, हम इन चीजों को करने के लिए तैयारी करेंगे और इन सभी बातों को लीनियर वेक्टर स्पेस नोटेशन पुनः पेश करेंगे। आपको ये सब जानने की जरूरत है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे भूल गया। आपको वेव फंक्शन के बारे में जानने की जरूरत है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्हें वेक्टर स्पेस और डायराक ब्रैकेट नोटेशन के डायराक नोटेशन से कैसे दोबारा ज्ञात किया जा सकता है।